हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। अगर आप स्टैटिस्टिक्स से जुड़े कोई सा भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन ले रहे हैं लाइक स्लेट स्टैटिस्टिक्स, नेट स्टैटिस्टिक्स, CUET, ICAR नेट एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, AIEA PG स्टैटिस्टिक्स, SRF GRF के प्रिपरेशन ले रहे हैं तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन के थ्रू प्रिपेयर कीजिए। मतलब एक टॉपिक से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन उठाइए, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप एग्ज़ाम के प्रिपरेशन ले रहे हैं, डेफिनेटली आपका BSc MSc ख़त्म हो गया होगा। थ्योरेटिकल ज़्यादा ना जाके आप लोग क्या करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। तो हम लोगों ने लास्ट डे पुल किया था अपने चैनल पे, तो उसके हिसाब से हम लोग इस टॉपिक से जो है एस्टिमेशन, हमारे स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के एक अच्छा सा पार्ट, तो उस पार्ट से हम लोग देखेंगे लगभग 60 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन MCQ बेस्ड रहेगा और हम लोग उसका डिटेल सोल्यूशन भी देखेंगे इस वीडियो में। टोटल 6 पार्टों में मैं डिवाइड करके आप लोगों को पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। देखिए आज का पहला पार्ट, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, जहाँ पे हम लोग देखेंगे पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन, इन दोनों से टोटल एस्टिमेशन पार्ट को। इस पार्ट से आप लोगों को कौन सा सिलेबस देखने को मिल जाएगा, आज के वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन देखने के मिल जाएगा MSc मीन स्क्वायर एरर, अनबायस्डनेस एंड कंसिस्टेंसी से आप लोगों को 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग डे बाई डे हर एक टॉपिक से क्वेश्चन को सॉल्व करके ये कोर्स ये यूनिट ख़त्म कर देंगे। अगर स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस आपके सिलेबस में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पे दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए मीन स्क्वायर एरर को लिखा जाता है MSE। ये मीन स्क्वायर एरर ऑफ अगर कोई एस्टिमेटर थीटा हैट है, जैसे एस्टिमेटर थीटा हैट है, तो ये लिखा जाता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा माइनस थीटा हैट माइनस थीटा ये होल स्क्वायर। ये थीटा हैट बेसिकली क्या है, ये थीटा हैट बेसिकली आपका एस्टिमेटर है। ये थीटा हैट आपका एस्टिमेटर हो जाता है, एस्टिमेटर। तो इस तरह के केस में आप लोग क्या करते हैं कि एक एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, हम लोग इसके साथ देखिए थीटा हैट माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक थीटा हैट माइनस करेंगे और एक प्लस कर देंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट प्लस करेंगे, देन प्लस ये जो लास्ट हमारा जो ये माइनस थीटा हैट बचा है ना, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस थीटा हैट थीटा और इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। बेसिकली क्या किया गया है, बेसिकली आप अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट, एक प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट ऐड और सब्ट्रैक्ट किया गया। तो इस तरह के इक्वेशन को आप अच्छे से लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आपको क्या मिल जाएगा कि थीटा हैट माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट इसका स्क्वायर, देन अगेन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इस पोर्शन का एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा इसका होल स्क्वायर। तो ये पार्ट बेसिकली क्या है, ये हमारे वेरिएंस होता है। तो वेरिएंस हमारे पास क्या रह जाएगा, वेरिएंस रह जाएगा, थीटा एस्टिमेटर है ना, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ थीटा हैट। और पिछले वाला पोर्शन क्या होता है, ये बायसनेस होता है। बायसनेस क्या है, बेसिकली अगर आपके पास एक एस्टिमेटर थीटा हैट है, देखिए एक एस्टिमेटर थीटा हैट है, ये कब आपका अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा होगा, अगर ये एस्टिमेटर थीटा हैट हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट हमारे इस थीटा के इक्वल बन जाता है ना, तब हम लोग कहते हैं ये थीटा हैट जो है इस थीटा के लिए अनबायस्ड एस्टिमेटर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसका क्या मीनिंग होता है, अगर और एक लाइन सॉल्व करेंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट आपका माइनस थीटा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो मतलब अगर कुछ भी नहीं बचता है तो हमारे पास हो जाता है 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है ना, तब आपका ये तो अनबायस्डनेस की कंडीशन हो गया। अगर इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है ना, नॉट इक्वल टू 0 पे आपको मिल जाएगा बायसनेस। तो आपको नोटिस करना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर कुछ बचेगा वो आपका बायस्ड हो जाएगा। तो इस पर क्या लगा है, बायस्ड का स्क्वायर। तो बायस ऑफ थीटा हैट इसका स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया है, मीन MSc बेसिकली हमारे पास MSc ऑफ थीटा हैट, हमारे पास वेरिएंस ऑफ थीटा हैट प्लस बायस ऑफ थीटा हैट स्क्वायर, जो हमारे ऑप्शन नंबर 1 के साथ मैच करता है। ओके, देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है इन डिटेल
ओके, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमें क्या पूछा है, एन एस्टिमेटर थीटा हैट ऑफ ए पैरामीटर थीटा इज सेड टू बी अनबायस्ड। कब ये अनबायस्ड होता है? देखिए दोस्तों, जब हम लोग एमएससी बीएससी में पढ़ते थे तब हमारे पास जो एस्टिमेटर होते थे वो एस्टिमेटर बेसिकली इस तरह से लिखा जाता था टीएन। तो तब हम लोग क्या बोलते हैं कि ये टीएन हमारा कब अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ कोई पैरामीटर थीटा का होगा। मतलब ये एस्टिमेटर है आपका, ये कब, ये थीटा पैरामीटर है, ये पैरामीटर के लिए अनबायस्ड एस्टिमेटर बनेगा। तब एक ही कंडीशन था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टीएन अगर आप ले लेंगे तो अगर थीटा के इक्वल बन जाएगा तब हम लोग बोलते थे कि ये टीएन हमारे इस थीटा के लिए अनबायस्ड एस्टिमेटर हो जाता है। अब इस केस में हमारे इस टीएन के जगह पे क्या दिया गया है दोस्तों, टीएन के जगह पे दिया गया है ये थीटा हैट। तो हम लोग क्या देखेंगे, टीएन के जगह के अगर थीटा हैट पुट कर देंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट, ये किसके बराबर बन जाएगा, थीटा के बराबर। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन के साथ मैच करता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच करेगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है, इजी कंसेप्ट था, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेटर इज बायस्ड। कौन सा एस्टिमेटर हमारा बायस्ड है। बायस्ड होने के लिए आप लोग क्या देखेंगे कि बायस्ड कब होता है कि एक एस्टिमेटर अगर आपके पास टीएन है, हम लोग अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टीएन ले लेते हैं और ये नॉट इक्वल टू हमारा पैरामीटर मैं सोच लेता हूँ थीटा है, तो थीटा का अगर नॉट इक्वल टू बन जाता है तब हम लोग बोलते हैं क्या कि टीएन हमारे बायस्ड है, किसके लिए बायस्ड होगा, इस थीटा के लिए। तो हम लोगों को पूछा गया है यहाँ पे कौन सा बायस्ड है। तो बायस्ड होने का मतलब है कि हम लोग एक्सपेक्टेशन एस्टिमेटर टीएन के जगह पे आप लोगों का एस स्क्वायर हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह के केस में आप लोग कैसे देखेंगे कि आप लोगों को देखना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अगर आप एस स्क्वायर ले रहे, क्या ये नॉट इक्वल टू किसके लिए पूछा गया है, पैरामीटर सिग्मा स्क्वायर के लिए पूछा गया है, नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। तो पहला वाला इस तरह से देखेंगे, अगर नॉट इक्वल टू आ जाता है दोस्तों, क्योंकि बायस्ड पूछा है, नॉट इक्वल टू वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप सेकेंड ऑप्शन को भी चेक करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यहाँ पे सिग्मा हेड स्क्वायर, तो ये आपका नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बनता है कि नहीं। सिमिलरली थर्ड वाले ऑप्शन को भी आप लोग सेम वे में सॉल्व करेंगे, क्या ये नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर होता है कि नहीं। जो भी हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये जो एस स्क्वायर दिया गया, तो हम लोग लेंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ये एस स्क्वायर हमारे क्या नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। तो ये बहुत ट्रिकी वे में देखेंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इस एस स्क्वायर के जगह पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं जो भी गिवन है, 1/n-1 समेशन ओवर i इक्वल्स टू 1 to n, ये xi माइनस एक्स बार इसका होल स्क्वायर हमें दिया गया है। तो हमारे पास ये बार होगा, xi माइनस एक्स बार ऊपर लिखा है। तो इस तरह के केस में हमें पता चल गया कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है। हमें देखना पड़ेगा कि ये नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर है कि नहीं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके साथ देखिए मैं एक सिग्मा स्क्वायर ऊपर जोड़ दिया हूँ और एक सिग्मा स्क्वायर नीचे, कैंसिल आउट करेंगे तो हम लोग दोबारा से पहले इक्वेशन पे पहुँच जाएंगे। तो इसको किस तरह से करेंगे, इसको अगर आप लोग लिखेंगे ना कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, यहाँ पे देखेंगे कि ये 1 ये सिग्मा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो आई के साथ ये कांस्टेंट हमारा बाहर चला आएगा, डिवाइडेड बाई n-1। अब ये समेशन ओवर i इक्वल्स टू 1 to n, यहाँ पे देखिए कि xi माइनस एक्स बार जो है डिवाइडेड बाई सिग्मा, यह आपका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या आपको याद है कि ये कोई हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वाला पोर्शन, ये बेसिकली काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पे सैंपल मीन है तो उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1 हो जाएगा। तो इस तरह के केस में आप लोग कैसे करेंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ठीक है हमारे पास, एक्सपेक्टेड वैल्यू को इस तरह से लिखेंगे कि ये कांस्टेंट है हमारे पास। देखिए हम लोगों को पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए ऑफ एक्स अगर होता है ना, तो हमारा ए इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इन जनरल फार्मूला होता है कि ये हमारा कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप लोगों को क्या मिल जाता है, कांस्टेंट बाहर चला आता है, एक्सपेक्टेशन का कांस्टेंट ही रह जाता है और वेरिएबल के साथ जुड़ा रहता है। तो क्योंकि ये कांस्टेंट है तो हम लोग इसको बाहर लिख लेंगे कि सिग्मा स्क्वायर बाई n-1। अब हमारा एक्सपेक्टेशन अंदर चला जाएगा,
तो और बाकी ये पोर्शन क्या है, समेशन से लेके i इक्वल्स टू 1 to n x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर जो दिया गया है वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है विथ n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इस तरह के केस में आप लोगों को क्या मिल जाएगा, इस तरह के केस में आप लोगों को मिल जाएगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का आपको पता है क्या। अगर आपका कोई x फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x लीजिए चाहे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर लीजिए, वो हमारा उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के इक्वल बन जाता है। यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1 है तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर बाई n-1 इंटू इसका एक्सपेक्टेशन n-1 बन जाएगा। तो हमारे पास ऊपर नीचे कैंसिल आउट होने के बाद सिर्फ सिग्मा स्क्वायर ही बचा रहेगा। अगर इस तरह से सिर्फ सिग्मा स्क्वायर बचा रहता है दोस्तों, तो हमारा नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर वाला तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा क्योंकि बायस्ड पूछा है। अब हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें, थोड़ा सा चेंज मतलब मैं सिग्मा स्क्वायर के लिए देखूंगा क्योंकि ये पीछे वाला इक्वेशन सेम है, आप देखेंगे सिर्फ सामने वाले को चेंज करने पे आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो इसको कैसे चेंज करेंगे हम लोग, देखिए इस एस स्क्वायर के जगह पे हम लोग ये सिग्मा स्क्वायर को ले लेंगे। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये सिग्मा स्क्वायर आ गया है, क्योंकि ये सिग्मा स्क्वायर के जगह पे n-1 के जगह पे n है, तो हम लोग यहाँ से -1 हटा देंगे। -1 हमारे पास नहीं रहने वाला है, तो हमारे पास ये n-1 के जगह पे क्या रहेगा, नीचे n-1 के जगह पे n रहने वाला है। यहाँ पर भी सेम n-1 के जगह पे n, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको n मिल जाएगा। तो इस तरह के केस में आपको इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन n-1 बाई n इंटू सिग्मा स्क्वायर मिलने वाला है। तो ये हमारा नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। क्योंकि ये नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर है तो हमें चाहिए था नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर वाला केस, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एज ए करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली आप अगर सी को चेक करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर को, तो इस तरह के केस में वो n+1 होता है ना, तो ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा n-1 बाई n+1 इंटू सिग्मा स्क्वायर, जो हमारे नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर के बराबर बन जाता है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो सकता है, क्योंकि सिंगल चॉइस पूछा गया है, हम लोग पहले वाले करेक्ट ऑप्शन को करेक्ट मान के चलते हैं। तो इस तरह के केस में हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, इस तरह के केस में आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन पे आप लोगों को दिया रहेगा कि करेक्ट ऑप्शन हमारा इस तरह से लिखा गया है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 को देखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया है एन एस्टिमेटर इज कॉन्सिस्टेंट। कब ये कॉन्सिस्टेंट बनेगा, एस्टिमेटर इज कॉन्सिस्टेंट। आई होप आप सभी को पता होगा कि कॉन्सिस्टेंसी के लिए हमारा 2 सफिशिएंट कंडीशन रहता है। क्या 2 सफिशिएंट कंडीशन, वो सफिशिएंट कंडीशन बड़े इंपॉर्टेंट है, जिससे हम लोग ज़्यादातर टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सफिशिएंसी एक कंडीशन है आपका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Tn इक्वल टू आपका उस पैरामीटर के इक्वल होना चाहिए। जहाँ पे आपका एस्टिमेटर जो होता है ना, एस्टिमेटर आपका Tn हो जाएगा, एस्टिमेटर Tn हो जाएगा। हालांकि इस यहाँ पे थीटा हेड दिया गया है एस्टिमेटर, तो हम लोग इस Tn के जगह पे क्या पुट करेंगे, Tn के जगह पे हम लोग पुट करेंगे थीटा हेड। तो हमारा एस्टिमेटर थीटा हेड और पैरामीटर हमारे पास थीटा है। पैरामीटर हमारे पास क्या है, पैरामीटर हमारे पास थीटा दिया गया है। तो इस तरह के ये पहला कंडीशन रहता है सफिशिएंट में, और सेकंड कंडीशन रहता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे वेरिएंस ऑफ हमारा वो जो एस्टिमेटर दिया जाता है वो हमारा 0 आना चाहिए। तो हमें 2 कंडीशन मिल जाता है। ये 2 कंडीशन तो हमारा सफिशिएंट कंडीशन रहता है, लेकिन अलॉन्ग विद दिस वन आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिल जाता है कि लिमिट n अगर आपका कंसिस्टेंट है तो ये MSE जो होता है ना, MSE आपका क्या हो जाता है कि टेंस टू 0 एज टेंस टू इन्फिनिटी पे। देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अगर एन एस्टिमेटर Tn इज कॉन्सिस्टेंट होगा ना, तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे आपका n टेंस टू इन्फिनिटी पे कहाँ जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट थीटा हेट एक रेंज में लाई करेगा, उसका प्रोबेबिलिटी आपको 1 मिल जाएगा। ग्राफिकली आप अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो इस तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास चला आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जब हम लोग कंसिस्टेंसी इन डेप्थ पढ़ेंगे तब इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूव कर देंगे, क्योंकि हमारा कम्पिटेटिव रहेगा तो हम लोग इसको इन शॉर्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये कोई आपका थीटा हेट रहेगा और इसके लिए 2 बाउंड्री क्रिएट हो जाएगा -ε + ε, तो थीटा हेट प्लस
एप्सिलॉन रहेगा एक, थीटा आपका माइनस एप्सिलॉन रहेगा एक, ठीक है। तो ये हमारा थीटा बेसिकली 2 रहेगा, एक प्लस में एक आपका माइनस में। और आपका n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे उस एस्टिमेटर का वैल्यू इसी रेंज पे लाई करेगा, इसी रेंज के अंदर लाई करेगा, उसका प्रोबेबिलिटी आपको बेसिकली 1 मिल जाता है। तो यही हमारा कंसिस्टेंसी है। और इसको इन अदर वर्ड क्या बोल सकते हैं कि MSE कन्वर्जेस टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है ये वाला क्वेश्चन। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है इफ एन एस्टिमेट ऑफ थीटा हैट इज अनबायस्ड देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर आपका क्या दिया गया है, एन एस्टिमेटेड TN इज अनबायस्ड, देन आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देखिए हम लोगों ने अभी अभी देखा है कि हमारे MSE जो होता है, MSE ऑफ थीटा हैट क्या था, MSE ऑफ थीटा हैट हमारे पास दिया गया था कि वेरिएंस ऑफ थीटा हैट और प्लस बायस का स्क्वायर। तो इस तरह के केस में बायस हमारा क्या हो जाता है कि बायस हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट अगर नॉट इक्वल टू थीटा के बराबर बन जाता है। तो इसको हम दूसरे वे में भी लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट अगर इक्वल टू थीटा होता है तो अनबायस्ड हो जाएगा। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा करके आपको नॉट इक्वल टू 0 बन रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये हमारा अनबायस्ड हो जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा इक्वल टू 0 होने से। तो ये हमारा अनबायस्ड का केस है। अगर बायस्ड के केस में क्या होगा कि ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या हो जाएगा कि लिमिट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 बनेगा। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अनबायस्ड है। अनबायस्ड होने का मतलब ये वाला कंडीशन है। तो हमारे पास इस तरफ जो बायस्ड का जो डेफिनेशन होता है ना, तो हम लोग सोच लेते हैं कि वेरिएंस ऑफ थीटा हैट, और बायस के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये वाला कंडीशन। तो हमें पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा ये हमारा बायस्ड है और इसका स्क्वायर। क्योंकि इन्होंने अनबायस्ड बोला है तो एक अनबायस्ड बोला है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अनबायस्ड होने से इक्वल टू 0। तो ये वाला टर्म हमारा क्या बन जाएगा, क्योंकि माइनस हो जाएगा ना, तो ये हमारा 0 बन जाएगा। तो अल्टीमेट क्या बचा रहेगा दोस्तों, वेरिएंस ऑफ थीटा हैट। तो इस तरह के केस में हम लोगों को ऑप्शन नंबर C एज ए करेक्ट मिल जाएगा। अनबायस्ड आपका नॉट नेसेसरी मिनिमम वेरिएंस को शो करता है, आपका नॉट नेसेसरी कंसिस्टेंट होगा, लेकिन आपका ये वाला एफिशिएंट भी मिनिमम वेरिएंस होने पे होता है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट एज ए करेक्ट ऑप्शन रह जाएगा। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पे। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दिया गया है सपोज थीटा हैट इज एन एस्टिमेटर ऑफ थीटा। थीटा हैट हमारे पास क्या है, एस्टिमेटर है। अगर ये थीटा हैट एस्टिमेटर ऑफ थीटा है, द मीन स्क्वायर एरर इज गिवन बाय, हमारे पास जो फॉर्मूला था ना, तो ये मीन स्क्वायर एरर। इफ थीटा हैट इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपको इस तरह पे भी दिया जा सकता है कि अनबायस्ड बोल देगा ना, तो अनबायस्ड होने पे हमारा क्या रहेंगे कि अनबायस्ड हो जाने पे बायस का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 0 होने पे हमारे MSE क्या मिल जाएगा, MSE हमको वेरिएंस ऑफ थीटा हैट के बराबर मिल जाएगा। तो MSE हमारा किस ऑप्शन के साथ मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर B के साथ मैच कर जाएगा। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर B एज ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, थीटा हैट इज कॉन्सिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। अगर थीटा हैट हमारे पास कॉन्सिस्टेंट एस्टिमेटर हो जाता है, तो कॉन्सिस्टेंट एस्टिमेटर होने का हम लोगों ने दूसरे वे भी देख लिया है। कॉन्सिस्टेंट होने पे हमें क्या मिल जाता है दोस्तों कि MSE ऑफ थीटा हैट कन्वर्ज टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन नंबर D एज ए करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि ऑप्शन नंबर D किस तरह से करेक्ट होगा। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है इस पार्ट को। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि दिया गया है x1 x2 xn फॉलो कर रहा है आपका पॉपुलेशन विथ नॉर्मल पॉपुलेशन। ठीक है, एक पॉपुलेशन फॉलो कर रहा है, नॉर्मल नहीं बोला गया है, विथ मीन म्यू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो हम लोग पकड़ लेते हैं कि हमारे पास जितने भी x है, x1 चाहे x2, इस तरह से अगर xn है तो ये क्या फॉलो कर रहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi मतलब जहाँ पे i का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 1 to लेके कहाँ तक, 1 से लेके n तक। हर एक xi का मीन क्या है, म्यू दिया गया है, तो हम लोग लिख लेंगे म्यू। वेरिएंस ऑफ हर एक xi का वेरिएंस क्या दिया गया है दोस्तों, सिग्मा स्क्वायर।
अब आपको पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनबायस्ड फॉर म्यू, कौन सा आपका अनबायस्ड रहेगा म्यू के लिए। तो आप लोग देखेंगे, अगर हमें पता है कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो आप लोग पहले से स्टार्ट करेंगे ना, तब भी आप लोगों को पता लग जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मैंने 1/n समेशन ओवर i इक्वल्स टू 1 to n यहाँ पे ले लिया है xi। तो हम लोगों ने आज के वीडियो में ही देखा था कि a ऑफ x हमारे पास क्या हो जाता है, a इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब कांस्टेंट, और ये वेरिएबल होगा, ये वेरिएबल ये कांस्टेंट होता है, तो हमारा कांस्टेंट बाहर चला आता है। देखिए इस तरह के केस में हमारा ये क्या है, एक कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हमारा बाहर रह जाएगा। समेशन ओवर i इक्वल्स टू 1 to n एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मैंने लिख दिया है xi, ये एक्सपेक्टेशन xi के साथ जुड़ गया है। तो अब इस तरह के केस में आपका क्या हो जाएगा कि 1/n समेशन ओवर i इक्वल्स टू 1 to n, ये xi हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi क्या है हमारे पास, म्यू गिवन था, तो हम लोग पुट कर देंगे इसको म्यू। तो आप म्यू को कितनी बार ही ऐड करेंगे, देखिए म्यू को आप n टाइम्स ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि i के वैल्यू 1 के लिए म्यू, 2 के लिए म्यू, 3 के लिए म्यू, तो 1/n इंटू n टाइम्स म्यू हो जाएगा। तो n टाइम्स म्यू होने पे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास म्यू बचा रहेगा। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अनबायस्ड एस्टिमेटर, तो हमने देख लिया है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ये लेने से 1/n समेशन ओवर i इक्वल्स टू 1 to n xi लेने से म्यू आ जाता है। तो हमारा ये फंक्शन जो है अनबायस्ड एस्टिमेटर बन जाएगा किसके लिए, म्यू के लिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। आप नेक्स्ट वाला करेंगे तो 1/n + 1 है, नहीं होने वाला, n-1 है, नहीं होने वाला, तो ऑप्शन नंबर ए एज ए करेक्ट ऑप्शन रह जाएगा आपके लिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे हमें पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर एन एस्टिमेटर टू बी कंसिस्टेंट, कि एक एस्टिमेटर हमारा कंसिस्टेंट बन जाए, बनने के लिए कौन सा नहीं चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि एस्टिमेटर बनने के लिए कौन सा हमें नहीं चाहिए। तो हम लोग को दो प्रॉपर्टी बेसिकली पता है, जो हम लोग लिखेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपको अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ये Tn इक्वल टू 0 मिल जाता है ना, तो Tn इक्वल टू अगर थीटा मिल जाता है उस पैरामीटर के इक्वल, और सेकंड हो जाता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वेरिएंस ऑफ Tn, अगर आपके पास n इक्वल टू आपका 0 के इक्वल बन जाए। तो ये दो कंडीशन हमारे चाहिए किसके लिए, कंसिस्टेंसी के लिए। तो अब हम लोग देखेंगे कौन सा नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए द बायस ऑफ एन एस्टिमेटर मस्ट बी टेंड्स टू 0, हाँ अनबायस्ड होना चाहिए, तो बायस्ड हमारा 0 हो जाएगा। तो ये तो हमारा रिक्वायरमेंट है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है कंसिस्टेंसी होने के लिए, तो चला गया है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें नॉट पूछा गया है। द वेरिएंस मस्ट बी टेंड्स टू 0, तो वेरिएंस हमारा टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि नॉट पूछा है, तो ये भी हमारा करेक्ट नहीं बनेगा। द एस्टिमेटर मस्ट बी अनबायस्ड फॉर ऑल सैम्पल साइज। देखिए दोस्तों एस्टिमेटर हमारा अनबायस्ड तो बनेगा, लेकिन एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, जब सैम्पल साइज हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा तब होना चाहिए, ऑल सैम्पल के लिए तो नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों को मिल जाता है कि ये हमारा कंसिस्टेंसी के लिए सफिशिएंट कंडीशन तो नहीं है, तो इसलिए ये क्योंकि नॉट पूछा है ना इन लोगों ने, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी को, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, ये भी हमारा डेफिनेशन ऑफ क्या है, कंसिस्टेंसी। आप अगर देखेंगे ना कि दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ कंसिस्टेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट एन एस्टिमेटर डिफर्स फ्रॉम इट्स ट्रू वैल्यू बाय मोर देन एन एप्सिलॉन मस्ट बी टेंड्स टू 0। तो ये भी हमारा कंसिस्टेंसी का डेफिनेशन है, क्योंकि नॉट पूछा गया है, तो हम लोग कौन से वाले को लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी को। देखेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन को, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, आज के लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या मिल जाएगा, इफ θ1 एंड θ2 आर अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, कि ये दो एस्टिमेटर है, एक θ1 एक θ2 आपके पास, कौन सा आपका अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, दोनों ही आपका अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, व्हिच वन यू प्रेफर्ड, आप कौन से वाले को प्रेफर करेंगे। डेफिनेटली हम लोगों के पास एक कंसेप्ट रहता है, वेरिएंस जितना छोटा हो एस्टिमेटर में उतना अच्छा, तो हम लोग कौन से वाले को प्रेफर करेंगे, द वन विद द स्मॉलर वेरिएंस, जिसमें हमारा स्मॉलर वेरिएंस होगा ना, तो वही वाला हम लोग प्रेफर करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और जहाँ पे लार्ज पूछा गया है नहीं होने वाला है, लार्ज पूछा गया है नहीं होने वाला है। बोथ इक्वली गुड सिंस दे आर अनबायस्ड
ऐसा भी नहीं होता है। लार्ज स्मॉल वेरिएंस वाले को ही हम लोग प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए एज ए करेक्ट। आई होप आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया है। अगर थोड़ा सा भी बेनिफिशियल रहा होगा इस तरह के वीडियो के साथ जुड़ने के लिए कंसिस्टेंटली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।